अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड अ जय हिंद टू ऑल। आई होप आप सबकी CDS की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं एक इनिशिएटिव लेकर आया हूं नया, सो डैट 14 नवंबर तक रिलेटेड टू द डिफेंस कोई भी न्यू एक्सरसाइज आ रही है, कोई नई शिप आ रही है या कोई भी न्यू डेवलपमेंट हो रही है इन द एरिया ऑफ डिफेंस, ये सब हम आज से डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। एंड आई हैव डिसाइडेड कि कुछ क्वेश्चंस को भी हफ्ते में एंड द टर्म्स ऑफ 10 to 20 क्वेश्चंस या 10 से 15 क्वेश्चन हम हर हफ्ते कुछ किसी टॉपिक के डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आज मैं पॉलिटी से स्टार्ट कर रहा हूं कि हर हफ्ते कोई 1 या 2 क्लास हम कुछ मॉक जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहें, सो डैट आप इवेल्युएट भी करते रहो कि यस कि तैयारी किस स्टैंडर्ड्स पर पहुंच गई है। सो आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो डैट आपकी एक साथ साथ रिवीजन भी चलती रहे एंड आपको जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आपको यह भी नहीं पता लगेगा कि आपकी तैयारी कहां पर है। बिकॉज यूपीएससी इज द ओनली एग्जाम जिसमें आप पढ़ तो कितना भी लो, बट जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तब आपको लगता है यस कुछ तो कमी रह गई है उस पढ़ने में मेरे, क्योंकि यहां पर इन्फर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको जस्ट एफकैट के एग्जाम्स में मिलेंगे। अभी रिसेंटली मैंने एफकैट का जो एग्जाम है वो डिस्कस किया था, आप वीडियो देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। डन। तो आज से मैंने एक नया प्रोसेस स्टार्ट करा है CDS डिफेंस सर्विसेज के लिए, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। आज से हम कुछ क्वेश्चंस डालेंगे एंड उसके साथ साथ आपकी रिवीजन होती जाएगी। क्लियर। आज पॉलिटी से स्टार्ट करा है, अभी कुछ दिन पॉलिटी के स्टार्ट करते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करें। एंड इन एडिशन टू दीज वी हैव डिसाइडेड कि जो भी डिफेंस में नया कुछ भी आ रहा है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है या फॉर एग्जांपल कुछ सिक्योरिटी इश्यू से कुछ भी आ रहा है, वो हम यहां पर डालना स्टार्ट कर रहे हैं आज से, सो डैट आपको डिफेंस रिलेटेड मैटर्स के लिए अप टू डेट रहे आप। क्लियर। सो आज हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ प्रीएम्बल के प्लस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 कि क्वेश्चन किस तरीके से पुट हो सकता है प्लस उसको कैसे एलिमिनेट कर आपने फास्टेस्ट तरीके से करना है। बिकॉज यूपीएससी में हर क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो होगा, फर्क कहां पर आएगा कि एलिमिनेट कैसे करना है। एंड जितने भी ये क्वेश्चन 1, 2, 2, 3, 2, 4 वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं आपको। क्लियर। लेट्स स्टार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल आप सबने पॉलिटी में प्रीएम्बल पढ़ा होगा। प्रीएम्बल जो इंडेक्स है एक तरीके से हमारा, ठीक है। एंड प्रीएम्बल वाज एडेड एट द एंड, सबसे लास्ट में प्रीएम्बल को ऐड करा गया सो दैट इट गेट्स कंफर्म विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। अब प्रीएम्बल से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, इंडिया हैज चूजन टू बिगिन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रीएम्बल। America was the first country to come up with the preamble one. Okay. Values that inspired and guided the freedom struggle and embedded in the preamble of the Indian Constitution. We the people of India solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular and a republic one. It is the soul of the Indian Constitution. ये soul है, सारी की सारी parts हमें यहाँ पर दिख रही हैं। It provides a standard to examine and evaluate any law and actions of the government. अब प्रीएम्बल आपने पढ़ा होगा तो यहां से आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि चारों की चारों स्टेटमेंट्स हमारे पास यहां पर ट्रू हैं रिगार्डिंग द प्रीएम्बल। क्लियर। बट वन थिंग शुड बी नोटेड दैट कि प्रीएम्बल इज नीदर अ सोर्स टू द लेजिस्लेचर्स नॉट अ प्रोहिबिशन ऑल्सो अपॉन द लेजिस्लेचर्स। ना तो ये सोर्स है और ना ही ये प्रोहिबिशन है। क्लियर। प्लस प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिशिएबल नहीं है, बट यस इन द केशव नंदा भारती केस हमने देखा कि प्रीएम्बल जो है वो अमेंड हो सकता है एंड वो एक बार 1976 में अमेंड हुआ भी, जब 3 वर्ड्स को जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द इंटीग्रिटी। क्लियर। तो प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड ऑल्सो एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहां पर चारों की चारों स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू है रिगार्डिंग द प्रीएम्बल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट
प्रियम्बल ऑफ नेहरू रिपोर्ट 1928 जो नेहरू जी की रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू जी रिपोर्ट, जिसने फंडामेंटल राइट्स के लिए यहां पर प्रोविजन दिया था। एंड फॉलोवर्ड बाय दिस 1931 में हमारे पास कराची सेशन होता है, जब फंडामेंटल राइट्स के लिए रेजोल्यूशन पास हो जाता है। प्रिल्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट वही जहां से हमारा 3/4 जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का हमने बोरो करा हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946 एंड डी ऑप्शन आउटकम पेपर ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ INC 1930, जिसके बाद हमने पूर्ण स्वराज। क्लियर? तो यहां पर आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। आप सबको पता होगा कि प्रियम्बल आया किस तरीके से था हमारे पास। सबसे पहले 1934 में MN रॉय, इन्होंने सबसे पहले इसके लिए डिमांड रखी कि भाई प्रियम्बल को लाया जाए। उसके बाद आफ्टर 1939 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई हमारे पास, तो उसके बाद डिमांड उठी कि भाई यस नाउ वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड धीरे धीरे उठनी स्टार्ट हुई। एंड आफ्टरवर्ड्स 1942 में हमारे पास क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन ने ऑल दो यहां पर दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी कि एक हिंदूज के लिए और एक पाकिस्तान के लिए अलग अलग, बट उसको रिजेक्ट कर दिया गया। एंड आफ्टरवर्ड्स 1946 में हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसमें 3 मेंबर्स थे। क्लियर? यहां पर एंड 1946 में जो यहां पर कैबिनेट मिशन प्लान आता है, इसने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तो रिजेक्शन कर दी कि दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज नहीं बन सकती, बट यहां पर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो जाती है आफ्टर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। क्लियर? तो दिसंबर 9, 1946 जब फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, एंड अप टू द 1949 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा फ्रेम हो जाता है। इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946, जिसके बेस पर हमारा प्रियम्बल बेस्ड है टोटली। क्लियर? इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रियम्बल चैप्टर। Now, which of the following does not find mention in the preamble to the India's Constitution? कौन कौन सी यहां पर चीजें मेंशन नहीं है? क्लियर? सोशल जस्टिस, सबसे पहले आप देखते हैं जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये सब दे रखा है जो हमने रशिया से लिए हुआ है। लिबर्टी ऑफ वर्शिप आपको दिखती है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस प्रियम्बल में है। लिबर्टी ऑफ रिलीजन, अब ऑप्शन क्या है? 2 ओनली। देखो ये हमें पता है कि 1, 2, 3 तो है ही यहां पर। क्लियर? यहां पे पूछा है कि नॉट। क्लियर? तो आंसर इज द 4th वन। लिबर्टी ऑफ रिलीजन इज नोवेयर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में कहीं पर भी नहीं दे रखा है। जस्टिस हमारे पास 3 तरीके की जस्टिस थी जो हमने इसमें रशियन रेवोल्यूशन से ली है, एंड प्लस फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से बोरो की हुई है। ये आप प्रियम्बल जो सबसे पहला चैप्टर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे उसमें क्लियरली दे रखा है। ये तीनों वर्ड्स हैं हमारे पास, सोशल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। क्लियर? नेक्स्ट इज the status of preamble of the constitution has always been a question of debate in the country. The present opinion of the Supreme Court about the status of preamble is that अभी at present preamble का क्या status है इंडिया में, ये क्वेश्चन पूछा है यहां पर। First, it is a part of the constitution but cannot be amended. It is not a part of the constitution and cannot be amended. It is a part of the constitution and can be amended. It is not a part of the constitution but can be amended. अब जब प्रियम्बल हमारे पास आया बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946, उसके बाद ये लड़ाई स्टार्ट हुई कि यस कि क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है, whether a preamble is a part of the constitution and if it is a part of the constitution can it be amended or not. इसके लिए हमारे पास 2 फेमस केसेस आते हैं। फर्स्ट केस आप सबने सुना होगा, फर्स्ट इज द बेरूबारी केस। बेरूबारी इज अ प्लेस इन द वेस्ट बंगाल। ये बहुत फेमस केस था 1960s विच डील्स विद आर्टिकल 3 ऑल्सो। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 अभी न्यूज में है, शायद पेपर में आ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जैसे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 सेपरेट यूटीज बने आफ्टर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 जो 5th of August 2019
को पास होता है एंड 31 अक्टूबर 2019 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल वो एक्ट की फॉर्म में आ जाता है। बट आर्टिकल 3 में एक क्लॉज है कि क्या इंडिया अपने किसी पोर्शन को, मान लो इंडिया कि अपने किसी पोर्शन को किसी और कंट्री को सीड कर सकती है, दे सकती है। यह सवाल सबसे पहले इंडिया बांग्लादेश के इनक्लेव्स के लिए भी उठा, क्लियर, जो कि फाइनली लैंडमार्क हमारे पास 2015 में एक्ट की फॉर्म में आ जाता है, क्लियर। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी केस में कहा कि ओके, आप किसी को सीड करना चाहते हैं करिए, बट आप इसे सिंपल मेजॉरिटी के साथ नहीं कर सकते हैं, लाइक बाकी चीजों के लिए आप करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब यूटी बने तो खाली सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत थी एंड उस सिंपल मेजॉरिटी के साथ हमारे पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बन गए। बट अगर आपको कोई पोर्शन सीड करना है, किसी और कंट्री को देना है, देन यू नीड एन अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368 दैट विल बी डीम्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसी से हमारे पास अभी इंडिया बांग्लादेश का रिसेंटली 2015 में यहां पर एक्ट आया, जब कुछ इनक्लेव्स इंडिया से बांग्लादेश एंड बांग्लादेश से इंडिया में एक्सचेंज हुए एंड फाइनली जो लोग वहां पर अभी तक रह रहे थे, जिन्हें कहीं की भी मेंबरशिप नहीं थी, सिटीजनशिप नहीं थी, उनको फाइनली सिटीजनशिप मिल गई, क्लियर। सो अगर आपको कोई सीड करना है, दैट विल बी डन बाय द 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वन इज दैट judgment in the Beruberi case. Second is that preamble is not the part of the constitution. बेरूबेरी केस में कहा गया कि भाई जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं है, hence you cannot amend also. अब इसको चैलेंज करा गया इन द केशव नंदा भारती केस, द फेमस केस केशव नंदा भारती केस, एंड द लैंडमार्क डेट ऑल्सो 24th of April 1973. In this case, it was held that preamble is the part of the constitution and you can amend also provided the basic structure has not been violated. अब वहां पर प्रियम्बल में कहा है कि वी आर अ सेक्युलर स्टेट। अब कल को बीजेपी गवर्नमेंट कहे कि यस हम सेक्युलर वर्ड को हटा रहे हैं एंड यहां पर हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, यू कैन नॉट प्रमोट। Done. So in the Keshavananda Bharati case, it is held that preamble is the part of the constitution and can be amended also, provided the basic structure has not been violated. And Keshavananda Bharati case अपने इसी चीज के लिए फेमस था। Keshavananda Bharati case में यही जजमेंट आई गई, the doctrine of basic structure. The doctrine of basic structure. And what is this basic structure? It has been developed upon case to case. ये हर केस के बाद एड ऑन होता गया बाय द जुडिशरी। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, कि भाई जुडिशरी किसी भी पोर्शन को रिव्यू कर सकती है एंड अगर उसे लगेगा कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको नल और वॉइड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, भाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है हमारे यहां पर। अगर आप कोई भी लॉ ऐसा लेकर आएंगे, बिल लेकर आएंगे जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। So two cases should be remembered regarding the preamble. First is the Beruberi case in which it was held that preamble is not a part of the constitution, hence cannot be amended. But the same judgment was overruled by Keshavananda Bharati case in which it was held that preamble is a part of the constitution and can be amended also, but without changing the basic structure. And hence it has been amended once in 42nd Amendment Act 1976, that is called the Indira Amendments, the mini constitution of India, in which 3 words were added, done, socialist, secular and the integrity. So अभी तक preamble एक बार amend भी हुआ है, that is by 42nd Amendment Act 1976. So ये 2 cases आपको याद रखने हैं, बेरूबेरी case and the Keshavananda Bharati case regarding the preamble. Next question. Which of the following statement is correct about the preamble of the Constitution? It was enacted by the Constitution Assembly. It is a source of power. अभी हमने just अभी बताया मैंने, it is neither a source of power nor a prohibition upon the legislatures. Its provisions are enforceable in the court of law. The Supreme Court has never considered preamble as a part of the Constitution. अभी just करके ही हटे हैं
कि ना तो ये सोर्स ऑफ पावर है और ना ही ये प्रोहिबिशन है, प्लस इट इज नॉन जस्टिशिएबल। दैट मींस नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या हुआ कि भैया आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं ऑन द सेम लाइंस ऑफ डीपीएसपीज, ऑन द सेम लाइंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। So its provisions are enforceable in the court of law? Not at all. Supreme Court has never considered preamble as a part of, अभी करके हटे हैं हम दोनों केस। So it was enacted by Constituent Assembly. Constituent Assembly जिसकी पहली मीटिंग दिसंबर 9, 1946 में हुई थी and total number of meetings were 11. क्लियर? आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी यहां से पूछा जा सकता है, दिस डेट दिसंबर 9, 1946। क्लियर है? सो पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको कनेक्ट करके पढ़ने हैं सो दैट एक टॉपिक से आपको 2-3 टॉपिक इकट्ठे कनेक्ट हो एंड करंट अफेयर्स के साथ स्पेशली। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे आपको आर्टिकल 3 के साथ कनेक्ट करके बताया है वो जम्मू कश्मीर वाला। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका पहला सेशन 1885 में हुआ था, मेड द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? 1942। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज 4th of September 1920। द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। आंसर इज नन ऑफ द अबव। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय जी ने यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। उसके बाद हमारे पास 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जहां पर ऑफिशियली सबसे पहले डिमांड रखी गई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड फाइनली 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के बेस पर हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है, जिस असेंबली में 15 वुमेन मेंबर्स भी थी। याद रखना 15 वुमेन मेंबर्स भी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एंड ये वुमेन मेंबर्स मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अब जब से इसे आउट ऑफ द टॉपिक लेके जा रहा हूं, अभी 9 जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, तो इस बार उन 9 में से 3 जो हैं वो वुमेन हैं, तो शायद इस तरीके के क्वेश्चन इस बार फ्रेम करे जा सकते हैं बिकॉज इस बार लैंडमार्क यहां पर 3 जजेस वुमेन जजेस आई हैं, जिसमें से एक तो सितंबर 25, 2027 को फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया भी बनेंगी जो कर्नाटका हाई कोर्ट से आई हैं। सो इस तरीके की क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना यूपीएससी में इस बार। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 December 1946 the first meeting plus with the 15 women member and was formed upon the cabinet mission plan 1946 and the first demand for the constituent assembly was made by M.N. Roy in 1934. Clear one? Next, the demand for the constituent assembly was made officially by the Indian Congress for the first time at, क्लियर? ये हमने सब कुछ कर लिया है। दैट फॉर द फर्स्ट टाइम कब हुआ? 1934 में। सेम क्वेश्चन है बट उसको थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी हमने यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अराउंड 1931, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ साइमन कमीशन 1927, गांधी इरविन पैक्ट अराउंड 1930 to 31। सीक्वेंस शुड बी डन, सीक्वेंस पता हो कि इसके अलावा ये चीजें भी कब हुई थी। क्लियर है? एंड जब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई, गांधी इरविन पैक्ट नहीं हुआ, तो देन वी हैव फाइनली कम विद द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जहां से हमने 75% ऑफ द स्ट्रक्चरल पार्ट बोरो कर रखा है। क्लियर है? नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब इस टॉपिक से मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इनडायरेक्टली सारा का सारा करवा ही दूंगा। Its constitution was finally subject to the approval of British Parliament. क्लियर है? 1946 के बाद जब कैबिनेट मिशन प्लान यहां पर हमारे पास आया तो उसके बाद तो बस माउंटबेटन प्लान रह गया था, दैट इज कॉल्ड 3rd of June। दैट डेट इज 3rd of June। इसके बाद तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वैसे भी कह दिया था कि हम दूर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ गई थी एंड उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ ब्रिटिश इंडिया के मेंबर थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स के थे। प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेट होकर आ रहे थे एंड यहां पर इलेक्ट होकर आए थे, दैट टू इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। क्लियर है? एंड इन प्रिंसली स्टेट्स ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं करा था, नॉमिनेशन ये तो आए ही नहीं थे, इन्होंने बॉयकॉट ही कर दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। प्लस 2 मेंबर्स एब्सेंट थे, वन इज द जिन्ना वन,
एंड सेकंड वन इज द महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। किन दो मेंबर्स ने यहां पर नहीं करा था अटेंड, दैट इज द जिन्ना एंड द महात्मा गांधी। सो यहां पर ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स थे। ब्रिटिश इंडिया से कुछ पोस्ट आती थी, सिलेक्ट होकर आ रही हैं, जिसमें अराउंड 289 मेंबर्स थे। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत कर आती है एंड वहां पर मुस्लिम्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि वो अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी डिमांड कर रहे थे, तो मैक्सिमम ने इसे बॉयकॉट ही करा। क्लियर। एंड अराउंड 73 मेंबर्स वर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन से? जो डायरेक्टली राजा महाराजाओं के अंडर थे, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट्स। प्लस 4 कमिश्नरेट डिस्ट्रिक्ट्स भी थी जहां से आते थे, अजमेर से आते थे, एग्जाम्पल कुर्ग से आते थे, दिल्ली से आते थे, दैट इज कॉल्ड द ABCD डिस्ट्रिक्ट्स। 4 डिस्ट्रिक्ट्स थी वहां पर हमारे पास। क्लियर। तो इन जगहों से इसके बाद हमारे पास इलेक्शंस होते हैं एंड इन इलेक्शंस में ब्रिटिश की कोई भी यहां पर से नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा था ये सब अब आपके हाथ में है। सो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। एब्सोल्युटली रॉन्ग। द सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस इंडियन स्टेट्स वर फ्लेक्सिबल एंड डिसाइडेड बाय द कंसल्टेशन। द मेंबर्स ऑफ असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर इलेक्टेड डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर 3 गेम से बाहर। 1 हमें पता लग गया, गेम से बाहर, एलिमिनेट। 1 रह गया, 2। अब इसको करना होता तो मान लो ये ऑप्शन था पहले, तो हम 3 बी और सी को तो यहीं पर एलिमिनेट कर देंगे। अब रह गया 1 और 2 और 2 यहां पर रह जाएगी। अब देखो 1 और 2 और 2। अब आपको पता है कि भाई जब इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान के बाद तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बना दी फाइनली 1946 के बाद, तो हमारे पास एक ही एक्ट रह गया था 1947 जिसने ऑफिशियली डिवाइड कर दिया था माउंटबेटन प्लान। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया इसके बाद। सो यहां पर ब्रिटिश की तो कोई से रही नहीं गई थी, तो 1 को स्क्रैप कर सकते थे। आंसर इज द 2। द सिलेक्शन वॉज फ्लेक्सिबल एंड बाय द कंसल्टेशन। प्लस यहां पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तो वैसे ही थी क्योंकि सभी यहां पर मुस्लिम को, सिख्स को, बाकी सबको यहां पर क्या करा था, रिप्रेजेंटेशन दे दी गई थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अराउंड 208 सीट्स की लेकर यहां पर जीत ली एंड उसके बाद फॉलोड बाय द मुस्लिम लीग। बट यहां पर एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ चुका है, यहां पर मोहम्मद जिन्ना एंड महात्मा गांधी डिड नॉट अटेंड। प्लस nobody from the princely states 73 members did not attend the session of the constituent assembly, जो कि फर्दर बाद में आने लग गए थे बट स्टार्टिंग में उन्होंने अटेंड नहीं करी। एंड कुछ मेंबर्स इलेक्ट होते थे इनडायरेक्टली, दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में यूज करते हैं वही हम राज्यसभा के मेंबर्स के लिए यूज करते हैं। सो वो यहां पर यूज करा गया था। कोई भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुआ था, पार्टली इलेक्टेड दैट इज इनडायरेक्टली एंड पार्टली नॉमिनेटेड दैट इज द प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर है? Now, the Constituent Assembly was constituted in November 1946. Date भी याद रखना है, December 9, first meeting under the scheme formulated by, clear है? हमारे पास 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आता है। क्लियर? सो आंसर इज कैबिनेट मिशन प्लान। क्लियर है? यहां पर अलेक्जेंड्रा क्रिप्स प्लस पैट्रिक लॉरेंस, याद रखना। पीसीए स्टेडियम, एक स्टेडियम है मोहाली में क्रिकेट का जिसका नाम है पीसीए। तो आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन प्लान में जो 3 ऑफिसर्स थे इंग्लैंड की तरफ से वो थे पीसीए। पी स्टैंड फॉर द पैट्रिक लॉरेंस, सी स्टैंड फॉर द क्रिप्स, ए स्टैंड फॉर द अलेक्जेंडर। क्लियर है? पीसीए। अब मोहाली का स्टेडियम जब भी आए आपके दिमाग में तो कैबिनेट मिशन प्लान जिसके बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है। क्लियर वन? लास्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं एंड आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर। एक बात का और ध्यान रखना है यूपीएससी के पेपर में, ये क्वेश्चन बहुत इजी आता है कई बार, बट आपको क्या होगा कि क्वेश्चंस आपके पहले 2 पेजेस पे आसान क्वेश्चन होंगे तो आपका फ्लो चल रहा होगा कि यस क्वेश्चन तो बहुत इजी आ रहे हैं, बट 3rd पेज पे आके क्या होगा आपको, इज नॉट वर्ड यहां पे जो करेक्ट आंसर है कई बार इनकरेक्ट दे रखा होगा। आप स्टेटमेंट देख रहे हो और आंसर ठीक कर रहे हो, बट आपको शाम को लगेगा पता कि यस इसने तो करेक्ट पूछा था। तो ये नॉट वर्ड जो है इसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है। प्लस इस स्टेटमेंट्स को बहुत आराम से पढ़ना है कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है।
क्लियर। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि एलिमिनेट करना है कि इसमें से क्या बिल्कुल डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है, एंड थर्ड टाइप पे आपको टिक करना है कि यस भाई ये आंसर इसका है। क्लियर। नाउ इट वाज बेस्ड ऑन द स्कीम सजेस्टेड बाय द कैबिनेट मिशन 1946. It is done. All the provinces and princely states were to be represented in the Constituent Assembly as per the decided scheme. Decided था कि भाई टोटल 389 है, उसमें से 289 फॉर द ब्रिटिश इंडिया प्लस 73 अराउंड फॉर द प्रिंसली स्टेट्स, एंड इसके बीच में से भी 4 जो थे 4 सीट्स किसको दी थी, कमिश्नरेट्स को, चीफ कमिश्नरेट्स प्रोविंसेस को, जिसमें मेरा आया ABCD डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर है, जिसमें दिल्ली आ गया था, जिसमें कुर्ग आ गया था, जिसमें अजमेर आ गया था, एंड प्लस बाकी दिए थे ब्रिटिश प्रोविंसेस को, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को, एंड 73 किसको दी थी, प्रिंसली स्टेट्स को, राजा महाराजाओं वाले। देयर वर टू बी नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, अभी करा के हटाऊं मैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स कहां से आए थे, 73 प्रिंसली स्टेट से, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब देखो इस ऑप्शन को, क्वेश्चन को आपने मान लो थर्ड पढ़ लिया होता कि भाई देयर वर टू बी नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, थर्ड गलत है, 2 and 3, 3, 1 and 3 गया, ऑल ऑफ द अबव, 1 सेकेंड लगना था, आंसर शुड बी द A1। क्लियर। अगर आपको ये पता था तो ये यहां पर एलिमिनेट होकर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आंसर आ रहा था 1 and 2। डन। अब क्या यहां पर सीक्वेंस रखना है, फर्स्ट तो ये देखना है कि भाई क्वेश्चन पूछा क्या है, सेकंड इन ऑप्शंस को पढ़ना है, थर्ड इसमें से एलिमिनेट करना है, फोर्थ आंसर को टिक करना है। ये प्रोसेस है। क्लियर। ये आपको हर क्वेश्चन में देखना है। पहले वर्ड तो स्टेटमेंट कि इज नॉट या नॉट क्या लिखा हुआ है, एंड करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, सेकंड आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एंड थर्ड जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शंस पढ़ने के बाद कि भाई कौन सा यहां पर एलिमिनेट हो सकता है वो, एंड फोर्थ आपको टिक कर देना है, दैट इज द आंसर 1। क्लियर। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड इन द फर्स्ट सेशन। आज के लिए हम ये 10 क्वेश्चन करें, ऐसे ही हम आगे लगातार कुछ क्वेश्चंस को बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, सो दैट आपको फ्लो पता रहे एंड पता रहे कि किस लेवल पर क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, डील कैसे करना है। बिकॉज इस पढ़ाई में CDS में जो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि पढ़ के सब जा रहे हैं, द थिंग इज द स्ट्रैटेजी 1 कि किस स्ट्रैटेजी से इसको किल करना है। हर चीज के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। यहां पर आपको फौज की तरह ही, यहां पर जैसे इन्फेंट्री वाले होते हैं ना, एक स्ट्रैटेजी के साथ किल करते हैं, आपको एक स्ट्रैटेजी बना के रखनी होगी कि भाई क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, ज्योग्राफी के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के आ रहे हैं, अब मुझे इन पोर्शंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है एंड इनको कैसे किल करना है, किस तरीके से मुझे क्वेश्चंस को डील करना है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, आपको पता लगता रहेगा कि एलिमिनेट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो सबसे बेस्ट तरीका था, जो बेस्ट एग्जांपल था कि भाई क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करना है, कि भाई एक स्टेटमेंट पता है, झटके में क्वेश्चन खत्म। एंड यूपीएससी इसी लेवल पर आपको क्या करेगी, तंग करेगी कि पहले 2-3 आपने पेज उठाए, आपको लगा बड़े हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको लगा कि भाई ये तो पेपर बड़ा हार्ड आया, छोड़ दीजिए उसे, बैक पे आओ, डायरेक्ट बैक, क्योंकि वो 3 जो पेजेस हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल गिराएंगे एंड नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को गेम से आउट कर देंगे। बट जो सीरियस कैंडिडेट होगा उसको पता होगा कि यूपीएससी के जो पेपर हैं वो क्वाइट ऑब्वियस है, बिल्कुल सिंगल लाइनर क्वेश्चंस नहीं आएंगे एफकैट की तरह, पेपर विल बी समथिंग ट्रिकी वन, कोई ट्रिकी आएगा, बट ट्रिकी किसमें से होगा, जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें से इन्फर्ड स्टेटमेंट्स आएंगी, कोरिलेट करने के लिए आएगा, कनेक्ट करने के लिए आएगा। अगर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है तो वो आर्टिकल 3 को ले आएंगे, बेरूबेरी केस को ले आएंगे। अब आपको लगेगा कि आर्टिकल 3 चल रहा था, बेरूबेरी कहां से आ गया, तो लाइकवाइज दे कनेक्ट द थिंग्स ऑफ द करंट इवेंट्स विद द स्टैटिक पार्ट। सो मैं आपको अपने हर लेक्चर में स्ट्रैटेजी बताता रहूंगा कि सीडीएस के पेपर को किस तरीके से आपको हैंडल आउट करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन द टुडेज लेक्चर। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।